गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वागत है आपका फेनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप पढ़ने वाले हैं लूसेंट, और लूसेंट में है लेक्चर नंबर 36। भाई साहब आला रे आला, आज है रैयत आला। कहने का मतलब है सैयद वंश अभी आपको मिलेगा, आला रे आला रैयत आला। ठीक है, जबरदस्त तरीके से। तो भाई साहब फटाफट वीडियो को क्या कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, और ठकाठक लाइक करो भाई साहब, मजा आ जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। विनीत गुड इवनिंग, कन्हैया, अनुकी, मुन्ना, शोभा, आशा, शैली यादव, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने तो भाई साहब यहां तक का कहा है, भारतीय सेना की बात बता दे, उन्होंने हमको चेतावनी तक का दिए, अगर आपने पूरा कोर्स नहीं कराया तो वो हमारे खिलाफ PIL दर्ज कर देंगे। मतलब अगर इन्होंने कहा है कि आपने जो पढ़ाने के बाद स्वाद लगा दिया, उसके बाद अगर आपने पूरा कोर्स नहीं कराया तो हम आपके खिलाफ PIL दर्ज कर देंगे। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। तो कहने का मतलब है भारतीय सेना भाई साहब हमें डर लगता है, और इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि अगर आपने पूरा कोर्स नहीं कराया तो PIL दर्ज हो जाएगी। तो मान लो हम तब से इतना ज्यादा डर रहे हैं, पूछो नहीं। पंखा बंद करिए, पंखा। हाँ, आज क्लास लेट होने का रीजन ये भाई साहब, क्योंकि आज थोड़ा सा यहां पे लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। जरा देख लो MCB, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसी वजह से भाई साहब ये हुआ कि लाइट आ नहीं रही, तूफान आ गया, तो जिसकी वजह से भाई साहब क्या हुआ कि लाइट में दिक्कत आ गई और लाइट यहां चली गई। और जब लाइट चली गई इन्वर्टर चल नहीं पा रहा, तो इन्वर्टर चल नहीं पा रहा। अब समस्या ये थी, पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे, बस बात ये थी, और कोई बात नहीं थी लेट होने के पीछे रीजन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, अब लाइट वापस आ गई वैसे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए अब देखो भाई साहब, जबरदस्त तरीके से बत्ती आ गई है। और सबसे बड़ी बात बता दें, आज हमारे स्टूडियो में भाई साहब AC लग गई। मतलब अब गर्मी वाला मौसम खत्म, अब पढ़ाएंगे बिल्कुल धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलो। परिंद ऑफिशियल नित्या सिंह, आग लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं। शेयर कर देना मेरे भाई साहब, चालू करते हैं जबरदस्त तरीके से। आपने पढ़ा था भाई साहब क्या, तुगलक वंश। और तुगलक वंश में एक शासक था, बहुत ध्यान समझना, तुमको सैयद वंश बड़े अच्छे समझ में आने वाला है, तुमको सैयद वंश बड़े प्यार से समझ में आने वाला है, इतने मजे से कि पूछो ना। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए, तो सैयद वंश अब तुमको अच्छे समझ में आएगा, कैसे आएगा, तो ये चीज ध्यान देने योग्य। भाई साहब तुगलक वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। क्या था? नसरुद्दीन महमूद। उनसे तो नीचे बात कर लो जाके। चलो भाई साहब, ये जो था वो लास्ट, कहने मतलब अंतिम शासक था। किसका अंतिम शासक था भाई साहब? तुगलक वंश का। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको पता चल गया, नसरुद्दीन महमूद था। क्लियर है? क्लियर है? चलो फिर बात समझना बहुत ध्यान से। इसके समय में भाई साहब एक समस्या हुई, एक आक्रमण पड़ा 1398 ईस्वी में
पेपर में लपेट के प्रश्न आता है, लपेट के नहीं, बिल्कुल लपेट के आता है। क्या आता है? एक आक्रमण हुआ और वो आक्रमण भाई साहब किसने किया? तो समझ लेना वो आक्रमण किसने किया। वो किया भाई साहब तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने आक्रमण मार दिया। कहां पर? नसरुद्दीन महमूद उस समय क्या था? शासक था। कहां का था भाई साहब? दिल्ली सल्तनत का। और ये किस वंश का था? तो आपको पता चल गया, तुगलक वंश का लास्ट इंपरर, तुगलक वंश का लास्ट इंपरर जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। और इसके समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर। और तैमूर लंग क्यों नाम पड़ा? क्योंकि भाई साहब लंग मतलब लंगड़ा, तो कहने का मतलब है तैमूर लंग एक पैर का क्या था? लंगड़ा था, एक पैर का लंगड़ा था। कौन? तैमूर लंग। तो याद रखिएगा, एक पैर का लंगड़ा कौन था? तैमूर लंग था। याद रखिएगा, जिसने इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तैमूर लंग पड़ा था। और एक प्रश्न बहुत अच्छे से आता, क्या आता तो याद कर लेना, इसने इसकी एक पुस्तक भी पूछी आती पेपर में। अब पुस्तक का नाम क्या था भाई साहब? मलक उजात अतैमूरी। मलक उजात अतैमूरी। ये भाई साहब पुस्तक थी। और सबसे बड़ी बात, ये जो पुस्तक थी ना, ये भाई साहब लिखी किसके द्वारा गई थी? तो समझ लेना, ये एक ऑटोबायोग्राफी थी। तैमूर लंग के द्वारा खुद लिखी गई ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब एक आत्मकथा थी। नसरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया। पेपर में एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। तैमूर लंग ने भारत पे जब आक्रमण किया, उस वर्ष का क्या नाम था? उस वर्ष का नाम था 1398। और 1398 था भाई साहब। वहीं पे प्रश्न फंस जाता है, उस समय दिल्ली सल्तनत पे शासक कौन था? तुम लपेट के बताओगे नसरुद्दीन महमूद था, तुगलक वंश का जो लास्ट इंपरर था। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हां बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न फिर पेपर में पूछ लिया गया, एक प्रश्न फिर पेपर में पूछ लिया गया। आखिरकार तैमूर लंग कहां का निवासी था? तो बच्चा बताएगा तैमूर लंग भाई साहब निवासी कहां का था? निवासी था समरकंद। तैमूर लंग जो था वो निवासी था, कहां का था भाई साहब? समरकंद का था। पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब तैमूर लंग ने कहा हमारा जीव भर गया भैया, दिल्ली सल्तनत से वापस चलो। तो ये वापसी जाने का पूरा प्लान बना लिया। जब प्लान बना लिया तो भाई साहब सिंपल सी बात है, ये अपना कोई सेनापति तो यहां छोड़कर जाएगा ही। तो तैमूर लंग का एक सेनापति था जिसका नाम क्या बना? खिज्र खां। जिसका नाम भाई साहब क्या पड़ा? खिज्र खां। किसका सेनापति? तैमूर लंग का। यह सेनापति बना। इसके हाथ में पूरी की पूरी बागडोर सौंप के तैमूर लंग वापस चला गया। भाई साहब देखो, अगर लायक नहीं समझ, सार्क में कितने देश आते हैं? ऑल कमेंट स्टूडेंट। अबे गधे, पढ़ रहा है हिस्ट्री और पूछ रहा सार्क। अभी मैं सार्क की बात करूंगा ना तो तुझे पता नहीं चलेगा कहां से। तू मास्टर को समझता है कि केवल हिस्ट्री पढ़ाता है मास्टर, और कह रहा कि सार्क में बता। ले सार्क में, पहले तेरा सार्क ही बता दूं मैं, समझ। दोबारा प्रश्न पूछना। तू सोचता है हिस्ट्री पढ़ाने मास्टर आया कुछ बताएगा नहीं। सार्क मतलब जो इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। और सबसे बड़ी बात बताते सार्क की, सार्क में टोटल देश है कितने? 8। ठीक, ट्रिक याद कर ले। जितना डॉक्टर है पहले डिग्री करता है एमबीबीएस की। काय की डिग्री मारता है? एमबीबीएस की। और एमबीबीएस डिग्री करने के बाद टुल्ला मतलब पीना, एमबीबीएस पीना।
8 शब्द दिख रहे हैं, 8 शब्द मतलब 8 देश। क्लियर। सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में। क्लियर। सार्क की बात मैं कर दूं, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई साहब? इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। कहां पर है? काठमांडू। फिर बात आती है सार्क की पहली बैठक कहां पर हुई? तो भाई साहब सार्क की पहली बैठक हुई 1985 में। कहां पर? तो ढाका में। क्लियर। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका। क्लियर। फिर बात समझना, फुल फॉर्म तो पहले ही बता दिया, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन। क्लियर है। 8 देश इसमें। 8 देश कौन कौन से? एमबीबीएस पीना। पीना मतलब बात समझना, एम से मतलब क्या बना? तो एम से बना भाई साहब यहां म्यांमार। ठीक है। बात से क्या बना? बी से बना एक भूटान। एक बी से क्या बना? एक बी से बना बांग्लादेश। एस से क्या बना? श्रीलंका। क्लियर। श्रीलंका। फिर बात समझना भाई, पी से क्या बना? पाकिस्तान। क्लियर। फिर भाई साहब आई से क्या बना? आई से बना इंडिया। फिर एन से क्या बना? एन से बना भाई साहब नेपाल। और एक पेपर में जबरदस्त प्रश्न आता है, पहले सार्क में मात्र 7 देश थे, लेकिन जो 8वां देश जुड़ा वो ए का मतलब क्या हुआ? अफगानिस्तान। सबसे अंतिम में ही जुड़ा। लो कितने देश आते भाई साहब? पता चल गया गोविंद यादव। अब मत पूछना, अब अगर तू पूछा तो समझ लेना। तुझे लगता है कि हिस्ट्री पढ़ा रहा मास्टर, वो बेवकूफ खड़ा वहां पे, उसने बस हिस्ट्री रट ली, काम हो गया उसका। यार पहले बता चुका हूं मैं कि अगर मैं तुमको जीएस पढ़ा रहा हूं तो उसमें 1% भी शक ना करना, 1% भी शक ना करना। अगर शक करते हो तो शक करते रहो यार। मैं पढ़ा रहा था हिस्ट्री, अच्छी खासी हिस्ट्री क्लास चल रही, उसमें कमेंट पे कमेंट होके पढ़े हो, कमेंट पे कमेंट होके पढ़े हो यार। लो सार्क जीवन में नहीं भूलोगे, 8 देश हैं, एमबीबीएस पीना याद कर लो। रही बात पेपर में और स्ट्रेटेजी के मजबूत करके रखनी है, म्यांमार की राजधानी याद कर लो, नायपायती। नायपायती। ठीक। अब म्यांमार का पता ही होगा, बर्मा, जिसकी राजधानी रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहां से क्या टेलीफोन। ठीक। भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की ढाका। श्रीलंका की एमजे वर्धनेपुरा। एमजे वर्धनेपुरा। क्लियर। पहले राजधानी कोलंबो थी, फिर पाकिस्तान की इस्लामाबाद, और पहले राजधानी क्या थी? कराची थी। इंडिया की नई दिल्ली, पहले कोलकाता, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बदली थी। ठीक। नेपाल की काठमांडू, अफगानिस्तान की कबूल है, काबुल। लोग सारी राजधानी भी खत्म। यार स्टैटिक जीके की बात मत करना, स्टैटिक जीके अगर मैं पढ़ाने लगा ना फिर ये समझ लेना आग लगेगी, सिर्फ आग। ठीक है। और जो बच्चे त्रिशूल बैच में ज्वाइन है उनको पता है कि भाई साहब वहां पे स्टैटिक जीके क्या चल रही है हमारी। ठीक है। वो सब जानते हैं कि तुम लोग सब देखे हो यार, मैं शांति से लूसेंट पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो यार, मुझे परेशान ना करना। ठीक है। कोई भी मास्टर अगर मान लो कैमरे के सामने खड़ा, वो बेवकूफ नहीं है, यहां पे कुछ ना कुछ सीखा ही है उसने, तभी वो पढ़ाना स्टार्ट किया, वरना ऐसे थोड़े कर दिया यार। मैं चाहता तो तुम्हारी बात का जवाब वहीं पे टाल देता, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि भाई साहब तुम केवल इतना जान जाओ कि भाई साहब जो तुम अगर कमेंट कर रहे हो, पूछ रहे हो, बताऊंगा सबको, लेकिन एक समय आने दो यार, हर एक चीज का वक्त आएगा। अब कहते हो सार्क क्या है, WTO क्या है, ठीक है, WHO क्या है, ब्रिक्स क्या है, अंकटाट क्या है, उस ओपेक क्या है, यूनो क्या है, इस तरह मत करो यार। ठीक है। बिल्कुल। और रही बात जो अभी UPSSC पेट की, तो UPSSC पेट में गारंटी बता रहे 70 नंबर की जो जीएस आ रही ना, 70 में 60+ नंबर हमारे बैच से हैं, त्रिशूल बैच से। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहां पर क्या है, त्रिशूल बैच। त्रिशूल बैच का मतलब ही है वहां पर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें, और स्टैटिक जी के 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस। और जो बच्चा हमसे पढ़ रहा 70 में 60+ ना लाएगा तो बता देना भाई साहब। ठीक है। चलो अब एक सब्जेक्ट पे सब बच्चा फोकस करेगा यार। ठीक है। दुखी मत करना भाई साहब। हाँ बात क्लियर है।
लो गोविंद यादव कह रहा बाराबंकी उत्तर प्रदेश के किस दिशा में? गद्दा होता हो, हमको लगता है ये पूरा अब कहा ना ऐसी ऐसी चीजें पूछेगा, पूछो। हाँ चलो इसके चक्कर में तुम लोग सार्क याद कर लिए, क्यों सार्क याद कर लिए, चलो अच्छी बात है ना। पहुंचे अपने टॉपिक पे, स्क्रीनशॉट लेना ले लो सार्क का। चलो इसके बहाने तुमको सार्क पता चल गया, व्हाट इज सार्क, और ये भी पता चल गया अंतिम में कौन सा देश जुड़ा, अफगानिस्तान। इससे ज्यादा सार्क से प्रश्न नहीं बनेगा पेपर में, ये भी समझ लेना तू, ठीक है। इससे ज्यादा सार्क में प्रश्न भी आज तक नहीं बनाया किसी ने। चलो क्लियर है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है। लबों मतलब होठों पर। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीना में, तो मुस्कुरा कर जीना में क्या नुकसान है। ठीक है चलो क्लियर हो गई बात। हाँ बहुत बढ़िया सूरज पंचाल, बिल्कुल भाई साहब। हाँ जो बच्चे भाई साहब अगर करना चाहते हैं त्रिशूल बैच, तुरंत डाउनलोड करें स्टडी पाई और वहां से जाके ज्वाइन कर लें दिए गए नंबर पे कॉल करके, ठीक है। क्योंकि त्रिशूल बैच एक बहुत ही बढ़िया बैच है जिसमें आपको यूपी SSSC पेट क्या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, जीएस जहां आती हो वहां पे पढ़ लेना। त्रिशूल बैच सब पे भारी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बिल्कुल। अरे हरिमोहन हम नहीं गए थे टॉपिक से बाहर बेटा, हमको आप बुरा कह रहे हो। यही यार बार बार कमेंट करके कह रहा था, मैं क्या करूं बेटा। अरे मैं नहीं बताता तो ये कहता मास्टर तुम पढ़ा नहीं पाते हो यार, है कि नहीं। सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। चलो फिर बात समझ लो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे जहां पे हम चल रहे थे, तो तैमूर लंका सेनापति का नाम क्या था? तैमूर लंके सेनापति का नाम क्या था भाई साहब? खिज्र का था। क्लियर है, खिज्र का था। क्लियर हो गई बात। चलो इतनी बात समझना, खिज्र का जो सेनापति था, अब ये सैयद वंश का भाई साहब संस्थापक हो गया। बाद में सैयद वंश का यही क्या बन गया, फाउंडर। कौन? खिज्र का। और याद कर लेना बड़े अच्छे से, सैयद वंश का जो टाइम पीरियड पूरा चलेगा वो 1451 से भाई साहब वो कब तक चलेगा, सॉरी 1414 से 1451 तक। कहने का मतलब है सैयद वंश जो है भाई साहब वो टोटल का टोटल जो है वो भाई साहब टोटल 37 साल तक चला। कितने साल तक? 37 साल तक। इससे यह पता चला सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश का क्या नाम है? सैयद वंश। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश का नाम तुगलक वंश जो 94 साल था, और सबसे कम समय तक शासन करने वाले वंश का नाम सैयद वंश जो भाई साहब 37 साल तक। और जिसके संस्थापक माना जाता है किसको? खिज्र खां को। और खिज्र खां किसके सेनापति? तो भाई साहब एक था तैमूर लंग जिसने आक्रमण किया था, उसका सेनापति खिज्र खां, और जिसने एक प्रकार से सैयद वंश की क्या करती थी, स्थापना। क्लियर है भाई साहब। देखो लाइक शेयर में यार, ठीक है, लाइक शेयर दबा के करना, याद कर लेना, दबा के करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, जबरदस्त समझ में आ रहा है? हाँ दिल से बताना भाई साहब, बिल्कुल। हाँ अब भाई समझना बहुत ध्यान से। अगला प्रश्न आता है सबसे कम समय तक शासन करने वाला, और अगला प्रश्न पूछा जाता है सबसे कमजोर वंश। मतलब भाई साहब इस वंश के जो राजा हुए, शासक हुए, सारे के सारे बहुत ज्यादा कमजोर थे। मतलब इनके पास इतनी क्षमता नहीं थी जो अदर वंशों की तुलना में था। क्लियर है? चलो फिर आगे बात समझना। क्या समझेगा बच्चा? खिज्र खां पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी उपाधि क्या ग्रहण की? तो इसने अपनी उपाधि ग्रहण की थी आला रे आला रैयत आला।
मतलब रैयत ए आला किसकी उपाधि थी? तो रैयत ए आला किसकी उपाधि थी भाई साहब? तो रैयत ए आला जो उपाधि थी वो थी खिज्र खां की। खिज्र खां की उपाधि का नाम रैयत ए आला थी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, लाइक शेयर भाई साहब ठोके रहना, तभी मजा आएगी। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। खिज्र खां की उपाधि थी आला रे आरा रैयत आला, और इसने खुद को मोहम्मद साहब का क्या बताया था? वंशज। जो खिज्र खां व्यक्ति था, इसने खुद को मोहम्मद साहब का, मोहम्मद साहब का क्या बताया था? वंशज बताया था। किसने? भाई साहब खिज्र खां ने। खिज्र खां ने मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। किसको? खुद को। ठीक है, पहला ऐसा सुल्तान जिसने भाई साहब खुद को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। तो सैयद वंश के बारे में इतना बात आपको पता चल गई, अच्छे से क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। किशन जायसवाल कह रहे हैं सर आप खान सर का सपोर्ट कीजिए सर प्लीज। बेटा देखिए, खान सर अपने आप में एक बेहतरीन सर है। ठीक है, उनके बारे में जितनी भी निगेटिविटी उठी है, सब भाई साहब अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में क्यों उठी है, समझ रहे हो। बाकी सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति अगर इतने दिन से यूट्यूब पे चला रहा है, एक ब्रांड है, एक अपने आप में भाई साहब इतना बड़ा एक प्रकार से मोटिवेशनल एक बेहतरीन जानकारी देता है, तो यार उन सर के बारे में वही होता ना, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते हैं किसी की, जब लोग किसी की बराबरी नहीं कर पाते हैं तो उसकी बुराई करना चालू कर देते हैं। तो वही वाला हार खान सर के साथ लोगों ने किया कि उनकी बराबरी कोई कर नहीं पा रहा था, तो भाई साहब लोग बुराई करना चालू कर दिए। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार, जबरदस्त। तो वही वाला हाल है कि सब अपने आप में एक बेहतरीन है, एक अपने आप में भाई साहब जिनके अंदर जो कला है, जब आदमी तुम्हारे बराबर लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा तो बुराई के माध्यम से तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, बाकी कुछ नहीं है जीवन में। ठीक है, चलो फटाक से एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, देखो काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबते हैं। काबिल लोग ना किसी को दबाते हैं और ना किसी से दबते हैं, भाई साहब याद कर लेना। अब कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे अरे इतना ईगो नहीं भाई साहब, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आप बड़ी सभा में कभी बोल नहीं पाओगे। बेस्ट चीज है भाई साहब कि आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, चलो बिल्कुल बेटा। आरुखी बहन बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते बात करते आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे की तरफ जब बात करते भाई साहब बहुत अच्छे से, तो क्या बात करेंगे हम लोग? अभी यहां पढ़ रहे खिज्र खां के बारे में। खिज्र का पहला शासक देख लिए हम लोग। खिज्र का पहला शासक देख लिए। अब खिज्र खां के बारे में क्या कुछ पॉइंट ऐसे रह गए जो पेपर में छोड़ रहे? ठीक है, क्या कुछ ऐसे रह गए जो कुछ छूट रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अब बात समझना भाई साहब, खिज्र खां ने क्या किया था? खुतबा पढ़वाया था, खुतबा पढ़वाया। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी खुतबा क्या होता? खिज्र खां ने खुतबा पढ़वाया। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर जी खुतबा क्या होता है? तो खुतबा का मामला समझना बहुत ध्यान से। और खुतबा इसने अपने नाम का नहीं पढ़वाया, किसका पढ़वाया? तो ये भी याद कर लेना, तैमूर लंग के पुत्र, तैमूर लंग के पुत्र
शाहरुख के नाम का, शाहरुख के नाम का। भाई साहब बहुत अच्छा शासक था फिर तो ये, हाँ, जिसने इसको मतलब गद्दी उद्दी दी तो उसका भी एहसान नहीं भूला, उसका तो भूला नहीं, उसके बेटे का भी एहसान नहीं भूला। मतलब उसके बेटे शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़वाता था। कौन? खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। क्लियर है? तो भाई साहब इतना अच्छा इंसान था, पूछो नहीं। तो खुतबा होता क्या था? शुक्रवार के दिन, जो मुस्लिम भाई लोग शुक्रवार के दिन को जो जुम्मा बोलते हैं, जुम्मा के दिन नमाज के दौरान राजा का नाम लिया जाना एक प्रकार से क्या होता था? खुतबा होता था। जुम्मे की नमाज के दौरान भाई साहब राजा का नाम लिया जाना ही क्या होता था? वो होता था खुतबा। तो पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का जिसने खुद के नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, जिसने अपने मालिक, जिसका मतलब एक प्रकार से जिसने नमक खाया था, उसके बेटे का नाम का खुतबा पढ़वाया। किसने? भाई साहब खिज्र खां ने। तो खिज्र खां भाई साहब बहुत बढ़िया इंसान था इस प्रकार, है ना? सही है, गजब, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। फिर अगला शासक भाई साहब देखो, दूसरे नंबर पे कौन बैठेगा? दूसरे नंबर पे बैठेगा मुबारक शाह। मुबारक मुबारक तुम शादी तुम्हारी, उसी के नाम से मुबारक शाह। क्लियर है? भाई साहब मुबारक शाह जब गद्दी पर बैठा, देखो खिज्र खां जब गद्दी पे बैठा था 1414 से 1421 तक, और भाई साहब जब खिज्र खां बैठा तो 1421 से 1434 तक। क्लियर है? होगा। अब मुबारक शाह ने क्या किया था? एक बेहतरीन काम किया था, बहुत जबरदस्त। जैसे तुगलकाबाद नगर की स्थापना करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, उसी प्रकार एक नगर था जिसका नाम था भाई साहब मुबारकाबाद। मुबारकाबाद, मुबारकाबाद जो नगर था भाई साहब, इसकी स्थापना किसने करवाई? मुबारकाबाद नगर की स्थापना भाई साहब वो करवाई मुबारक शाह ने। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर की स्थापना करवाई थी। किसकी? मुबारकाबाद नगर की स्थापना कराने वाला शासक कौन था? मुबारक शाह। और मुबारक शाह के दरबार में भाई साहब एक पुस्तक भी लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था तारीख ए। इनके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, दरबार में कवि एक तरह से कह सकते हो, तो दरबार में कवि रहते थे, उनका नाम क्या था? यहिया अहमद सरहिंदी। यहिया अहमद सरहिंदी, यहिया अहमद सरहिंदी। और भाई साहब इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी उसका नाम था तारीखे मुबारक शाही। तारीखे मुबारक शाही। इतनी बात समझ में आ गई? यहिया अहमद सरहिंदी ये एक प्रकार से दरबारी कवि थे, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था तारीखे मुबारक शाही। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जबरदस्त भाई साहब। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार पूरा का पूरा कहने का मतलब है एकमात्र पुस्तक थी जो पूरे पूरे सैयद वंश की पुस्तक थी, केवल एकमात्र पुस्तक जिसका नाम था तारीख मुबारक शाही, और लिखी गई थी यहिया अहमद सरहिंदी द्वारा। क्लियर है? फिर इन्हीं के बाद जो अगला शासक बैठेगा गद्दी पे
वो कौन बैठेगा, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, बोर्ड बदल दो। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। जबरदस्त। फिर भाई साहब जो अगला बादशाह यहां पर बैठेगा उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। तो तीसरे नंबर पे आप लगा लेना मोहम्मद शाह। ठीक। और जो मोहम्मद शाह नाम था भाई साहब, उसका जो टाइम पीरियड था 1434 से 1443 तक। क्लियर? फिर इसके बारे में कुछ ज्यादा पेपर में प्रश्न पूछा भी नहीं गया, ना आता है, बस सीधा अंतिम शासक याद कर लो, आलम शाह। आलम शाह। आलम शाह जो गद्दी पर बैठा 1443 से 1451 तक, मतलब यहां पे इसका शासन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भाई साहब पूरा का पूरा सैयद वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। पूरा का पूरा सैयद वंश यहां पे खत्म हो जाता है। सैयद वंश के बारे में एक 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 प्रश्न तुम्हारे दिमाग में चले गए हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई। अब फटाक से भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। अब फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। जबरदस्त, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। चलिए, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे बहुत ध्यान समझना भाई साहब, पूरा का पूरा सैयद वंश यहां पे समाप्त हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा सैयद वंश काम समाप्त। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या आगे? लोधी वंश के बारे में। और जिन बच्चों ने आज लाइक शेयर नहीं किया, फटाफट लाइक शेयर कर दें। चलिए, फिर एक चीज और बताना चाहते हैं। जो हमने ये सार्क तुम्हें बताया था, जो ये म्यांमार यहां पे मां से था, यहां म्यांमार की जगह मालदीव कर लो। क्या कर लो? मालदीव। क्लियर है? दोनों मां से थे तो इसीलिए हो गया। अब ये जो मालदीव है, मालदीव की राजधानी याद कर लेना, माले। क्लियर? और बाकी कोई दिक्कत। क्लियर हो गई बात? चलो सुमित बेटा, आप ज्यादा परेशान मत हो, हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुन ली थी और देखा था। ठीक है, बस टॉपिक चल रहा था तो टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो ये आप अपना सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो ये पूरा का पूरा सैयद वंश समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलो सब बच्चों को उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। हाँ देखो, जिन बच्चों को त्रिशूल बैच ज्वाइन करना भाई साहब, बहुत कम समय है, ज्वाइन कर लो आराम से त्रिशूल बैच स्टडी पाई ऐप पे। अब जो नया वंश है वो कल ही चालू किया जाएगा शाम को 7 बजे, एक नए जोश अंदाज के साथ। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। ठीक है, बिल्कुल। भारतीय सेना, चलो अब पूरा का पूरा आगे कल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखो, स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जहां पे त्रिशूल बैच आपको एक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तरीके से मिल रहा, जहां पे आपको स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी चीजें एक बेहतरीन वे में मिलेंगी, एक बेहतरीन अच्छे तरीके से। और कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो जो दिया गया नंबर है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे आपको कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप सैयद वंश तक पूरा कंप्लीट कर लो। कल आपका चलेगा लोधी वंश, मतलब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, लेक्चर नंबर 37 के साथ। तो साथियों, आज की क्लास बस इतनी देर। क्यों? क्योंकि भाई साहब टॉपिक छोटा था
और ठीक है, आज थोड़ा सा लाइट की भी समस्या है, बस ये क्लास हो गई किसी तरह। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।